आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आज है 4 दिसंबर, दिन है शुक्रवार और हाजिर हूं मैं प्रतीक वाघमारे दिन भर की खबरों का पिटारा लेकर आज तक रेडियो पर। इस इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट का नाम है दिन भर। सबसे पहले बात होगी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की, जहां कांटे की टक्कर जारी है। फिर अपडेट देंगे किसान आंदोलन पर। साथ ही बात करेंगे कि वैक्सीन पर पीएम की बुलाई सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ। फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र भी होगा और लास्ट में टीम इंडिया की जीत के हाई पॉइंट्स डिस्कस भी करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन सबसे पहले हेडलाइन सुनते हैं खुशबू से। कोरोना संकट और वैक्सीन को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि भारत को अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिल सकती है। देश के वैज्ञानिक इस दिशा में बड़ी सफलता के करीब हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वैक्सीन की कीमत, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और कोऑर्डिनेशन पर राज्यों के साथ खुलकर बात की। सेना में सुधारों को जारी रखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद को मंजूरी दे दी है। ये जिम्मेदारी मौजूदा डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह संभालेंगे। हर साल आईएससी और आईसीएसई की परीक्षा आयोजित कराने वाले काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर 4 जनवरी से स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति मांगी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 36,594 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 540 लोगों की मौत हो गई। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,734 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 82 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 4.96% रह गई है। टाइम्स मैगजीन ने पहली बार किसी बच्चे को किड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है और भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीतांजलि राव को 2020 के लिए किड ऑफ द ईयर चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही रिजर्व बैंक ने ये स्वीकार कर लिया है कि इस वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ माइनस रहेगी, यानी इसमें गिरावट आएगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ -7.5% रहेगी। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में अभी भी नतीजे आने बाकी है। जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक 122 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और 28 के नतीजे आने बाकी है। रुझानों में उलटफेर बड़ा है। शुरुआत में पिछड़ने के बाद टीआरएस ने बढ़त बना ली है। केसीआर की पार्टी पहले नंबर पर चल रही है, वहीं दूसरे नंबर के लिए बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच कड़ी लड़ाई जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी नीचे खिसक गई। अब तक 6:30 बजे तक क्या हाल है, ये मैंने पूछा आज तक रिपोर्टर आशीष पांडे से। जी, अगर हम नतीजों की बात करें तो अभी जो नतीजे हैं उसके हिसाब से 150 में से 121 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। टीआरएस अभी भी टॉप पे चल रही है, 46 सीट टीआरएस के पास हैं। असदुद्दीन ओवैसी के एमआईएम के पास 41 सीटें हैं और बीजेपी तीसरे पायदान पे 32 सीटों के साथ है और कांग्रेस बिल्कुल आखिरी 2 सीटों के साथ आखिरी पायदान पे है। तो ये अभी तक के 6:10 तक के नतीजे हैं, जहां पर टीआरएस टॉप पे है, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। पीछे 2016 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पास मात्र 3 सीटें थी और अभी जो है ऑलरेडी वो 32 सीटें जीत चुकी है और उनके सीटों का आंकड़ा बढ़ रहा है। आशीष, ये चुनाव इतना अहम क्यों है? इम्पोर्टेंस की बात करें, ये म्युनिसिपल चुनाव इतना क्यों इम्पोर्टेंट हो गया कि सिर्फ और सिर्फ राज्य के मीडिया की नजरें नहीं बल्कि देश की पूरे मीडिया की नजरें इस चुनाव पे हैं। तो ये 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसकी आप मान सकते हैं कि उसकी ये
बिगुल बजाने का काम करते हैं ये म्युनिसिपल इलेक्शन। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट जो है 4 जिलों में फैला हुआ है। इसके अंदर 119 में से 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है तेलंगाना की आती है और साथ ही 17 में से 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। और इसलिए इस चुनाव का महत्व बढ़ जाता है। बीजेपी जो तेलंगाना में अपनी पैठ बिठाना चाहती है, पैर पसारना चाहती है, उसको लगता है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के द्वारा वो जमीनी स्तर पे अपनी पहुंच लोगों के घर घर तक पहुंचा सकती है, अपने आप को पहुंच को वहां तक उनकी रूट जा सकती है। और उसके बाद वो 2023 के जो सत्ता का जो संघर्ष है, सत्ता पे काबिज होने का जो प्रक्रिया है या जो लड़ाई है, उसमें वो जोर शोर से शामिल हो सकती है। 2018 के हम विधानसभा चुनाव की बात करें तेलंगाना के, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ एक विधायक था। 119 में से करीब 100 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमानत तक जब्त कर दी थी। लेकिन उसके चंद महीनों बाद 2019 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए तो बीजेपी सबको चौंकाया और 4 सांसद तेलंगाना से चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचे। उन 4 सांसदों में से एक मोदी सरकार में मंत्री हैं, एमओएस होम हैं, गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, वो तो मोदी सरकार में मंत्री हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें उन्हीं सांसदों में से बंडी संजय हैं, करीमनगर के सांसद, जिनको राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुखिया बनाया गया। तो जाहिर तौर पे बीजेपी की नजरें 2023 के इलेक्शन पे है और दक्षिण में का द्वार तेलंगाना को बोला जाता है। तेलंगाना से वो दक्षिण के राज्यों में अपनी एंट्री को सुनिश्चित करना चाहती है। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों को कुल 9 दिन हो चुके हैं। इस बीच 2 बार केंद्र सरकार के साथ उनकी चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इस बीच किसानों को पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन मिलने लगा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन सिंधु बॉर्डर पहुंचे, किसानों से मुलाकात की। सत्येंद्र जैन ने कहा कि वो सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली सरकार के इंतजाम का जायजा लेने आए थे। वहीं टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन भी सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे, करीब 4 घंटे बिताए और किसानों की ममता बनर्जी से बात करवाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कृषि कानून वापस लेने की मांग का समर्थन किया। साथ ही बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कृषि सेक्टर को निजी हाथ में सौंप रही सरकार एमएसपी पर भरोसा दे। आंदोलन की वजह से दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर लंबा जाम लग गया है। अब आंदोलन तेज करने के लिए किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि कल किसानों और सरकार की बैठक होनी है। किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, ओडिशा के किसान नेता अक्षय कुमार से सुनिए। देखिए हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट और थोड़ा सीरियस होना चाहिए। अगर सीरियस नहीं होते हैं तभी डेडलॉक टूटने का तो एक ही रास्ता है, जो जन आंदोलन चल रहा है वो जितना मजबूत होगा और पूरा देश में जिस ढंग से एक वाइब्रेशन खड़ा हुई है और जिस ढंग से पूरा देश भर में किसान राजरास्ता पर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये डेडलॉक जरूर टूटेगा और वो जन आंदोलन ही उसका सही जवाब है। ये थे किसान नेता अक्षय कुमार, जो बता रहे थे कि जन आंदोलन से ही हल निकलेगा। और अब बात कोरोना वैक्सीन पर हुई ऑल पार्टी मीटिंग की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। पीएम ने बताया कि भारत को अगले कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन मिल सकती है। देश के वैज्ञानिक भी बड़ी सफलता के करीब हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वैक्सीन की कीमत, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और राज्यों के साथ समन्वय पर खुलकर बात की। सर्वदलीय बैठक में करीब 1 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। वैक्सीन को लेकर किन किन मुद्दों पर क्या चर्चा हुई, मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा से। देखिए, आज वैक्सीन को लेकर जो ऑल पार्टी मीटिंग थी संसद के सभी फ्लोर लीडर्स की, उसमें सभी फ्लोर लीडर्स ने अपनी तरफ से जो है सुझाव दिए। सरकार ने उनको सुना और उसके बाद जो है स्वास्थ्य सचिव
की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी गई कि क्या अभी तक क्या अपडेट है वैक्सीन को लेकर और सरकार की क्या प्लानिंग है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने ब्रीफ किया पूरी जो अभी की सिचुएशन है उसको लेकर, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर जितने डेवलपमेंट अभी भारत में हुए हैं उसको लेकर सभी जो सर्वदलीय बैठक के प्रतिनिधि थे उनको जो है बताया कि जिस तरीके की तैयारी भारत में चल रही है। पिछले दिनों वो जो है वो पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद गए थे जहां पर वैक्सीन जो है वो बनाई जा रही है, मेड इन इंडिया वैक्सीन बन रही है। पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन को लेकर सरकार पूरी तरीके से जो है वो प्लान बना रही है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, किस स्तर पर जो है लोगों को कब कब दिया जाएगा, इसको लेकर राज्य सरकारों के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन चल रही है। और जब वैज्ञानिक हरी झंडी दे देंगे उसके बाद जो है सरकार इस पर काम करेगी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वैक्सीन को लेकर, कोल्ड चेन हो या उसको स्टोरेज की और चीजें हो और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको लेकर सरकार के पास पूरा प्लान है। सरकार एक्सपर्ट्स के साथ पूरी चर्चा कर रही है और उन्होंने ये कहा कि जो प्राइस है वैक्सीन को लेकर उसको लेकर राज्य सरकारों से भारत सरकार की बात चल रही है। जब भी वैक्सीन आएगी वो एक ऐसे प्राइस पर आएगी जो सबके सहमति से तय किया जाएगा, जिसमें सभी राज्य सरकारों की सहमति होगी, वही प्राइस जो है वैक्सीन का वो तय होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, और जब कोविड शुरू हुआ था, कोविड का संकट, तब भारत के अंदर एक भय का माहौल था, लेकिन भारत ने जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ा है वो एक ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सफलता भारत ने अर्जित की है। और कोरोना के कारण जो मृत्यु दर है वो भारत की बहुत कम है, जबकि विश्व के अंदर कई विकसित देश जो हैं वहां पर मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। जिनके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर भी मृत्यु दर जो है बहुत ज्यादा है। इसीलिए भारत ने ऐसे कदम उठाए जिसके परिणाम इस कोरोना संकट के अंदर जो है बहुत अच्छे रहे। हिमांशु, इस मीटिंग का क्या नतीजा निकला और आगे क्या प्लान तैयार किया गया है? वैक्सीन को लेकर आज जब फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि वैक्सीन अगले कुछ हफ्तों में आएगी। उसको लेकर सरकार ने पूरा प्लान बनाया है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की गई है। उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है उस पर सरकार पूरी तरीके से सजग है और उस पर जो भी कदम उठाने हैं उसकी तैयारी सरकार ने पहले ही कर ली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी उसमें प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से इस संकट के अंदर हम एक साथ कोरोना संकट से लड़े हैं वो सराहनीय है और इससे एक संदेश गया है कि पूरा देश जो है इस कोरोना संकट में एक साथ खड़ा था और कोरोना संकट को हराने के लिए सब एक दूसरे के साथ देने के साथ साथ जो है उनको मदद कर रहे थे कि वो इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएं। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर फैसले लिए हैं। उसके बाद शेयर मार्केट में उछाल देखा गया। असल में आरबीआई ने जीडीपी के अनुमान में सुधार करते हुए इसे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 9.5% से घटाकर 7.5% कर दिया है। वहीं इंटरेस्ट रेट में भी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं और जाहिर सी बात है महंगाई को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में महंगाई की दर अभी ऊंची बनी रहने की आशंका है। इंटरेस्ट रेट भी पहले की ही तरह रहेगा। रेपो रेट को पहले की तरह 4% पर ही बरकरार रखा गया है। इन इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव न करने के क्या मायने हैं, ये मैंने समझा इंडिया टुडे हिंदी के एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर से। जी बिल्कुल। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी चौथी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी प्रेजेंट की
जिसमें निश्चित तौर पर जो नीतिगत दरें हैं, रेपो रेट है, उनको चेंज नहीं रखा गया। 4% पर अनचेंज रही, मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और इसी तरह रिवर्स रेपो को भी बिना बदलाव के 3.3% पर स्थिर रखा गया। रेपो रेट में किसी कटौती की जो पीछे सबसे बड़ी वजह थी वो थी महंगाई का बढ़ना। देश में खाद्य वस्तुओं की, फल सब्जी, इनकी महंगाई बढ़ने से जो खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर दोनों में ही एक तेजी बनी हुई थी। पिछले 3-4 महीनों से हम देख रहे हैं लगातार जो खाद्य महंगाई दर है उसकी वजह से जो खुदरा महंगाई दर है उसमें बढ़ोतरी है और खुदरा महंगाई दर कहीं ना कहीं 7.5% के आसपास चल रही है। महंगाई की इस तेजी की वजह से इस तौर पर जो RBI लेता है नीतिगत दरों में कटौती का या बढ़ोतरी का, उसके पीछे दो बड़ी वजह होती हैं। एक होती है महंगाई दर और दूसरा होता है कि जो डिमांड है या ग्रोथ को सपोर्ट करने की जो कोशिश होती है उसमें सस्ता कर्ज जरूरी माना जाता है। नीतिगत दरों में कटौती का ये मतलब होता है कि कर्ज सस्ता होगा, इसलिए नीतिगत दरों में कटौती करता है। लेकिन महंगाई का बढ़ना और इससे पहले जितनी कटौती की जा चुकी है वो अभी बैंकों की ओर से आगे पास ऑन ना करा जाना, ये दो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आज मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। शुभम, GDP अनुमान में जो सुधार किया गया है उसके पीछे की क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए जो दूसरी तिमाही में GDP के आंकड़े आए थे वो जैसी आशंका थी, जितनी तेज गिरावट की आशंका थी -10%, 11%, 10.5% के आसपास की, वो नहीं रही और -7.5% का नंबर दूसरी तिमाही में GDP का सामने आया। इसके बाद ये उम्मीद बढ़ी कि जो अर्थव्यवस्था में अनलॉक होने के बाद इकोनॉमी में जो रिकवरी दिखी है, रिवाइवल दिखा है, ये अच्छा हो सकता है और कहीं ना कहीं जो सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज और तमाम क्रेडिट के ऑफटेक को बढ़ाने के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं उनका असर देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद में रिजर्व बैंक का ये मानना है कि तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर जो -7.5% है दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में पॉजिटिव हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव 0.1% और चौथे क्वार्टर में 0.7% के आसपास रहेगी। भले पूरा नकारात्मक 7.5% पर समाप्त होगा, लेकिन तीसरे और चौथे क्वार्टर में आर्थिक विकास दर जो है वो सकारात्मक होने की पूरी उम्मीद। जी, इस रिवाइज GDP अनुमान का शेयर बाजार पर अच्छा असर दिखा है। बिल्कुल, आज अगर आप शेयर बाजार के लिहाज से देखेंगे तो सेंसेक्स ने पहली बार 45,000 का स्तर पार किया। पॉलिसी कहीं ना कहीं उम्मीद के मुताबिक थी और पॉलिसी की जो सबसे अहम बात थी नीतिगत दरों से वो थी रिजर्व बैंक की ओर से GDP के नंबर को रिवाइज करना और ये बोल देना कि तीसरे और चौथे क्वार्टर में जो GDP का नंबर है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा और पूरे साल के दौरान जो GDP रहेगी वो 7.5% नकारात्मक रहेगी, जिसके -10%, 11%, 9 से 12% के अनुमान बाजार में तैर रहे हैं अलग अलग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से दिए गए आंकड़े। तो ये इसने बाजार में उत्साह भरा और वही हमने देखा सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही सूचकांक करीब 1% की ज्यादा के बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में दिन के दौरान एक गिरावट देखने को मिली थी, बाजार अपने दिन के निचले स्तर पर आ गया था, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार में एक अच्छी बाइंग आई नीचे से और जिसकी वजह से बाजार तेजी के साथ संभले और जो क्लोजिंग आई वो दिन के उच्चतम स्तर पर करीब 45,079 के स्तर पर आज बंद हुआ। सेक्टर्स के लिहाज से भी अगर आप देखें तो रेट सेंसिटिव जो भी सेक्टर्स थे, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंस हो, ऑटो हो, रियल एस्टेट हो, मेटल माइनिंग हो, ये सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव बने। तो ये दिखाता है कि हाँ, पॉलिसी उम्मीदों के अनुरूप थी और नीतिगत दरों से इतर जो क्योंकि बाजार ये पहले से मान चुका था कि नीतिगत दरों में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन RBI की कमेंट्री में जो आर्थिक विकास दर पर बात की गई उसको निश्चित तौर पर उसने बाजार में उत्साह भरा और जिसका असर हमने आज बाजार पर देखा। शुक्रिया शुभम, बातचीत करने के लिए। चलिए अब बात क्रिकेट की, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज जीत के साथ किया है। विराट ब्रिगेड ने कैनबेरा के मनुका ओवल मैदान पर खेले गए पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से शिकस्त दे दी है। मैच में आज क्या कुछ हुआ, हमारे सहयोगी ऋतुराज ने खेल पत्रकार विश्व मोहन से बात की। विश्व मोहन जी, स्वागत है आपका। जी ऋतुराज, धन्यवाद।
ओडीआई सीरीज के पहले 2 मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा। तीसरे मैच में भारतीय टीम जो है वो जीत दर्ज कर पाई, एक मोमेंटम मिला वहां से, और T20 सीरीज के पहले मैच में उस मोमेंटम का फायदा मिला भारत को। जी बिल्कुल, भारतीय टीम ने जिस तरह से आखिरी वनडे मुकाबला जीता था और उसके बाद भारतीय तेवर कुछ अलग नजर आए थे, उसी का नतीजा कि आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में, यानी कि T20 सीरीज के पहले ही मैच में इस तरह से पटका कि वो अब 1-0 की बढ़त भारत के पास आ गई है और भारतीय टीम अब लग रहा है कि वहां यानी कि ऑस्ट्रेलिया में दबाव मुक्त है। शुरुआत अच्छी नहीं रही भारतीय टीम की, लेकिन बीच में आकर फिर संजू सैमसन और केएल राहुल ने एक अच्छी शुरुआत दी भारत को। आईपीएल को जहां छोड़ा था केएल राहुल ने, उसी तरह से यहां अर्धशतक जमाया, लेकिन कोई बड़ी साझेदारी यहां पर नहीं चल पाई। 38 रनों की एक साझेदारी हुई विराट कोहली के साथ और उसके बाद भारतीय टीम ने विकेट गंवाए। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी रविंद्र जडेजा की, 23 गेंदों में शानदार 44 रन और भारत को 150 के पार ले गए और निश्चित रूप से 161 रन 7 विकेट पर भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। और उस स्कोर से निपटने के लिए जब ऑस्ट्रेलियाई टीम आई तो उनके लिए पहाड़ सा साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात आज हम चर्चा करेंगे कंकशन, यानी कि रविंद्र जडेजा के सिर में आखिरी ओवर में हेलमेट में चोट लगी थी और उसी का परिणाम था कि उनके बदले, रविंद्र जडेजा के बदले मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए अनुमति मिली युजवेंद्र चहल को और उन्होंने कलाई के जादू को ऐसा दिखाया कि 3 विकेट हासिल कर मैन ऑफ द मैच बन गए। कितना परिवर्तन हमने देखा चहल के खेलने में ओडीआई के मुकाबले। वही चहल और देखिए 4 ओवर में महज 25 रन और 3 विकेट, और ओडीआई में सबसे ज्यादा रन पिटवा रहे थे 2-2 मैच में। जी हाँ, रन देते हैं, विकेट हासिल करने के लिए रन भी खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने सिर्फ 25 रन दिए और 25 रन देकर 3 विकेट। लेकिन दूसरी तरफ ओडीआई के बाद अब T20 में डेब्यू करने वाले यॉर्कर मैन टी नटराजन 30 रन देकर 3 विकेट, और उन्होंने भी भारतीय टीम को ऐसी क्षमता दिलाई कि ऑस्ट्रेलियाई टीम निपट गई। महज 150 रनों पर 7 विकेट पर 150 का स्कोर उनके खाते में जा पाया। और नटराजन के लिए भी ये कहना पड़ेगा विश्व मोहन कि जहां पे आईपीएल छोड़ा था वहीं से आके शुरू किया T20 में। बिल्कुल, अब तो ऐसा लग रहा है कि नटराजन भारतीय टीम के ऐसे सदस्य के रूप में जाने जाएंगे कि वो लगातार कप्तान विराट कोहली अपनी टीम में उन्हें रखें। ऑस्ट्रेलिया से कहां चूक हो गई, शुरुआत इतनी अच्छी मिली और अंत तक आते आते बिल्कुल एक बिखराव सा नजर आया। जी हाँ, 56 रनों की साझेदारी हुई और 56 रनों की साझेदारी के बाद कुछ इस तरह का कहिए कि चहल का जादू चला कि अपने पहले ही 2 ओवरों में विकेट उन्होंने निपटा दिए। स्मिथ का विकेट ले लिया और स्मिथ का विकेट लेना और उससे पहले एक और सफलता उनके हिस्से फिंच की, तो ये दोनों विकेट निर्णायक साबित हुए। विश्व मोहन, अंत में एक सवाल और है कि कंकशन के तहत आए चहल टीम में कप्तान के ऊपर एक दबाव बना गए अगले मैच के लिए। निश्चित रूप से कप्तान पर अब दबाव की स्थिति बन रही है कि अगले मैच में उनको शामिल करना कितना उपयोगी होगा, और इस तरह से दावेदारी पेश कर दी है चहल ने अगले मैच के लिए, और उनको प्लेइंग 11 में शामिल करना एक बड़ी बात होगी विराट कोहली के लिए, और विराट भी नहीं चाहेंगे कि चहल बाहर रहें। और जडेजा का चोट क्या भारी पड़ सकता है? बीसीसीआई ने ट्वीट कर बताया है कि लगातार उन पर नजर रखी जा रही है, वो ठीक है या नहीं। फिलहाल हम इंतजार करेंगे कि अगले मैच के लिए वो उतर पाएंगे या नहीं। शुक्रिया विश्व मोहन अपना समय देने के लिए। जी धन्यवाद। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो आज के दिन भर में इतना ही। साउंड मिक्सिंग का दारोमदार संभाल रहे थे सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है प्रतीक वाघमारे। रोड सेफ्टी पर एक जरूरी पॉडकास्ट यदि आप सुनना चाहें तो पॉडकास्ट सेक्शन में आपका स्वागत है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या?
तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।